जय श्री राम साथियों, मैं हूं आपकी बुरासी दीदी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग है वो केंद्र स्तर पे अलग है और राज्य स्तर पे अलग है। ठीक हो गया, केंद्र स्तर पे केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य स्तर पे राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये अलग अलग तरह से बॉडी है इसकी। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। और इसके कार्य क्या है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो सांसद होते हैं एमपीज, लोकसभा राज्यसभा एमपी, एमएलए और एमएलसी, जो विधानसभा के होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम होता है, केंद्रीय वाले का। अब जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी दो तरह से है। गांव वाले एरिया में अलग है, रूरल एरिया के लिए अलग है और अर्बन एरिया के लिए अलग है। ठीक है, ग्रामीण एरिया के लिए जो है वो है आर्टिकल 243 के तहत, आर्टिकल 243 के तहत है। और जिसमें पंच, सरपंच, प्रधान, डायरेक्टर इनके चुनाव आते हैं। और जो अर्बन एरिया वाला है उसमें पार्षद, जिला प्रमुख, मेयर, महापौर इनके चुनाव आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 केंद्रीय वाला और 324 243 के और 243 जेडी, ये अर्बन के लिए। ठीक है, और फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग अभी हमने पढ़ा था ना। केंद्रीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के तहत पहली बार गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, पहली बार 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। इसीलिए हम इसको ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो और जो इसकी संरचना होती है, पहले केवल एक सदस्य था। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन बाद में हमने 2 सदस्य और जोड़ दिए, तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और ये जुड़े थे हमने 1989 में, जब मतदान की उम्र 21 से घटा करके 18 कर दी थी। तो उसके बाद ये 2 जोड़े थे, लेकिन 1990 में फिर से हटा दिया था, इनका कार्यकाल ख़त्म कर दिया था। लेकिन फिर से 1993 में, अक्टूबर 1993 में दोबारा से ये संरचना दोबारा से हो गई। अभी इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त है जो, और ये आए थे वो आए थे दिनेश गोस्वामी समिति से। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आएगा दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग या चुनाव सुधार इन सबसे संबंधित है। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है यहाँ पे नियुक्ति करता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनकी, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है? एक समिति होती है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। उस समिति में 3 मेंबर होते हैं, एक प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा के विपक्ष का नेता और तीसरा होता है कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। ठीक है, ये एक 2 मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, निर्णय दिया था कि जो राष्ट्रपति की सलाह वाली समिति है उसमें 3 सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री जिसका अध्यक्ष होगा, विपक्ष, लोकसभा विपक्ष का नेता और एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन बाद में ये अगस्त 2023 में जो रिपोर्ट आती है तो इस समिति में 3 सदस्य चुने गए, एक तो प्रधानमंत्री चुने गए और लोकसभा के विपक्ष का नेता, और तीसरा कैबिनेट मंत्री चुने गए। ठीक है, तो जो 3 सदस्य हैं, 3 सदस्यों की समिति है, वो उनकी सलाह लेके राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त की। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल और 65 साल। ठीक है, 6 साल या 65 साल में से जो पहले हो जाएगा वो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। और इसके कार्य क्या होते हैं? निष्पक्ष चुनाव कराना, राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह तय करना, और ये पार्टी की सदस्यता रद्द करना या पार्टी को राष्ट्रीय सदस्यता मान्यता प्रदान करना, राष्ट्रीय दल का दर्जा देना और या ख़त्म करना, ये सब, और मतदाता सूची जारी करना और आचार संहिता को लागू करना, ये सब क्या होते हैं? इसके काम होते हैं। ठीक है, और ये हो गई हमारा इसके बारे में राष्ट्रीय केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं हमारे, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, राजनीतिक दल, देखिए पहले हमारे कुल 8 राजनीतिक दल थे। 8 राजनीतिक दल में से 3 की सदस्यता हो तो रद्द कर दी गई, 3 की रद्द कर दी गई, तो उसके बाद और एक नया ऐड जोड़ दिया गया, तो उसके बाद क्या हो गए? टोटल अभी 6 राजनीतिक दल हैं हमारे, मतलब टोटल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है, वैसे तो और भी हैं, लेकिन जिनको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है तो कितने हैं? टोटल 6 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, तो हमारा देश क्या है? बहुदलीय देश, मतलब बहुदलीय पार्टी वाला देश है। ठीक है, जैसे अमेरिका में केवल 2 पार्टियां चलती है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, लेकिन हमारे यहाँ कैसे चलती है? बहुदलीय है, तो कितने भी चाहे दल हो सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं कि राजनीतिक दल कैसे प्राप्त होगा। तो उनकी शर्तें इस प्रकार से हैं। पहली शर्त है
कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल बन जाए। कम से कम 4 राज्यों में, ठीक है, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाए उसको, 4 राज्यों में उस पार्टी का बोलबाला हो, ठीक है। और कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीट जीते, और कम से कम 3 राज्यों में, देखिए 4 राज्यों में राजनीतिक दल बन जाए राज्य स्तरीय, और 3 राज्यों में लोकसभा की कम से कम 2% सीट जीते, ठीक है, ये है इसमें। और अभी हम इसके बारे में तो बात कर चुके हैं हम। हमारा देश क्या है, बहुदलीय पार्टी वाला है, और अमेरिका में केवल 2 दल है, जैसे रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। अब देखिए, अब हम पार्टियों के बारे में बात करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, यानी कि बीजेपी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। किन्होंने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये स्थापना की थी बीजेपी की 1980 में। और अभी वर्तमान में पार्टी के अध्यक्ष कौन है बीजेपी के? जेपी नड्डा जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे, इनके बर्थडे के दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? सुशासन दिवस। बताइए कब आता है, आप इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, तो हम इस दिन मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और दूसरी पार्टी देखेंगे हम INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के बारे में देखेंगे। अब कांग्रेस कब बनी थी? जिसका स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत सारा योगदान है। इसके संघर्षों से, इसके जो भी कुर्बानियाँ थी, इन सब से हमारे देश को आज़ादी मिलने में बहुत बड़ा योगदान है। तो अब बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज वहाँ पे हुई थी। और चलो ये सब तो बाकी बातें हैं। A.O. ह्यूम साहब ने की थी। तब पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, और 72 मेंबर्स ने भाग लिया था। पहले पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाता है। फिर बम्बई में इसकी पहला क्या बोलते हैं, अधिवेशन होता है, जो भी होता है। और फिर हाँ, और पहले अध्यक्ष वो हो गई व्योमेश चंद्र बनर्जी, और जो अभी अध्यक्ष हैं इसके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है। कांग्रेस के अभी अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। और तीसरी पार्टी है BSP, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी। तीसरी पार्टी है BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। उसकी स्थापना हुई थी 1984 में। किसने की थी? काशी राम जी ने, ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी स्थापना की थी काशी राम जी ने। बहुजन समाजवादी पार्टी स्थापना की थी काशी राम जी ने 1984 में, ठीक है। और अभी इसकी अध्यक्ष कौन है? मायावती जी हैं, ठीक है। अभी बहुजन समाज पार्टी की हेड हैं मायावती जी, और इनका चिन्ह है हाथी। मायावती हाथी, चुनाव चिन्ह है इनका हाथी, ठीक है। और काशीराम जी ने 1984 में। नेक्स्ट पार्टी है हमारी NPP, यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। नेशनल पीपल्स पार्टी। और जो ये नेशनल पीपल्स पार्टी है, इसकी स्थापना की थी 2013 में PN संगमा जी ने। 2013 में स्थापना की थी इसकी नेशनल पीपल्स पार्टी की PN संगमा जी ने। और ये संगमा और अभी इसके हेड हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी कॉनरेड संगमा। नेशनल पीपल्स पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं कॉनरेड संगमा। स्थापना की थी PN संगमा ने। अभी अध्यक्ष हैं कॉनरेड संगमा। ये संगमा जी जो हैं, ये हैं मेघालय की CM, ठीक है। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कौन? कॉनरेड संगमा। और जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी ये नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय नॉर्थ ईस्ट में आता है ना, नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव है, और इसका हेडक्वार्टर मेघालय है, ठीक है। जो इसका हेडक्वार्टर है किसका? नेशनल पीपल्स पार्टी का मेघालय में है। और इसका चुनाव चिन्ह हो जाएगा आपकी बुक, ठीक है। इसकी चुनाव चिन्ह क्या है? बुक। और फिर क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सवादी वाली, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक तो पहले थी, लेकिन उसका जो राष्ट्रीय दल का दर्जा था उसका ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ये दूसरी आई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी वाली, ठीक है। और इसके संस्थापक हैं ज्योति बसु जी। इसके संस्थापक कौन है? ज्योति बसु। और स्थापना हुई थी 1964 में। स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और अभी हेड कौन है इसके? सीताराम येचुरी। अभी हेड कौन है इसके? सीताराम येचुरी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मार्क्सवादी, इसके अभी हेड है सीताराम येचुरी। और चुनाव चिन्ह कौन है? हसिया, हथौड़ा, सितारा। ये बना रखा है हसिया, इनकी दराती, हथौड़ा और एक स्टार, ये इसके चुनाव चिन्ह हो गए। और फिर छठी पार्टी है हमारी कौन सी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी यानी कि अवध ओजासर वाली, अरविंद केजरीवाल वाली, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना भी की थी केजरीवाल जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने की थी स्थापना, 2012 में स्थापना की थी, ठीक है।
2012 में स्थापना की थी। स्थापना 2012 में की थी, लेकिन राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला इनको 2023 में, ठीक है। इसको भी आगे देखेंगे हम। इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू आप सबको पता है और इसकी सरकार दिल्ली में है और पंजाब में है, ठीक है, आम आदमी पार्टी की। और ये 10 अप्रैल 2023 को इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। आम आदमी पार्टी को 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। अब देखिए, अभी हमने कौन कौन पढ़ ली, बीजेपी पढ़ ली, कांग्रेस पढ़ ली, बहुजन समाजवादी पार्टी पढ़ ली, नेशनल पीपल्स पार्टी पढ़ ली, और ये एक तो आम आदमी पार्टी पढ़ ली, और एक पढ़ी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ठीक है। तो सारे अब एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, बीजेपी थी। स्थापना हुई थी 8 अप्रैल 1980 को। किसने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अभी अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा जी। और फिर उसके बाद कांग्रेस के अभी अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। स्थापना 1885 में, और सबसे पुरानी पार्टी होगी भारत की। फिर पढ़ी थी हमने बहुजन समाजवादी पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। संस्थापक कौन थे, काशी राम जी। 1984 काशी राम जी, बहुजन समाजवादी पार्टी। अभी हेड कौन है, मायावती जी। चुनाव चिन्ह है हाथी। और फिर पढ़ी थी हमने नेशनल पीपल्स पार्टी। स्थापना की थी पीएन संगमा जी ने 2013 में। अभी इसके हेड है कॉनरेड संगमा, और जो कि मेघालय के सीएम है प्रेजेंट में। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है, बुक हो गई, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि मार्क्सवादी वाली। इसकी संस्थापक थी ज्योति बसु, और संस्थापना की थी 1964 में। और उसके बाद अभी हेड हैं इसके सीताराम येचुरी। चुनाव चिन्ह हो गया हंसिया, हथौड़ा और सितारा। फिर लास्ट पार्टी बची थी AAP, आप यानी कि आम आदमी पार्टी, और ये भारत की सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती है। स्थापना की थी केजरीवाल जी ने 2012 में। चुनाव चिन्ह झाड़ू हो गया, सरकार दिल्ली और पंजाब में। और 10 अप्रैल 2023 को इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया, ठीक है। और अब देखेंगे हम 3 ऐसी पार्टियां थी जिनका दर्जा खत्म किया गया था, राष्ट्रीय दल दर्जा। पहली तो थी ममता दीदी वाली, ममता बनर्जी वाली, ये तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली, इसका चुनाव चिन्ह क्या था, फूल, ठीक है। इसका चुनाव चिन्ह था फूल। और दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका प्रतीक चिन्ह था हंसिया बाली। लेकिन अभी वाली जो मार्क्सवादी वाली है उसमें हथौड़ा भी है, ठीक है। और अभी तीसरी वाली क्या है, और तीसरी पार्टी थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी कि एनसीपी। इसका चुनाव चिन्ह था घड़ी। इनका दर्जा खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस, CPI पार्टी, और एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तृणमूल कांग्रेस, CPI और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या NCP, ठीक है। घड़ी है इसका प्रतीक चिन्ह। अब देखेंगे हम समाजवादी पार्टी, मतलब ये अब राज्य के दल हैं, ठीक है। ये हमारे कौन से दल हैं, राज्यों के दल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राज्यों के दल। राज्य के दल में हम पहले पढ़ेंगे समाजवादी पार्टी, ठीक है। समाजवादी पार्टी, जो ये समाजवादी पार्टी है इसका बोलबाला है यूपी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी कौन है, समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, समाजवादी पार्टी, ठीक है। और अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नाउ हेड अखिलेश यादव जी, ठीक है। अभी अखिलेश यादव जी क्या हैं, इसके अध्यक्ष हैं। और संस्थापक कौन थे, मुलायम यादव। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम यादव। अभी हेड कौन है, अखिलेश यादव। और उत्तर प्रदेश लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी है कौन सी पार्टी, समाजवादी पार्टी। अब दूसरी पार्टी है राज्य की पार्टी, TDP, यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। तेलुगु से समझ जाएंगे कहाँ पर होगी, आंध्र में होगी। तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल। और इनके संस्थापक है तेलुगु देशम पार्टी के NT रामाराव। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक हैं NT रामाराव। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, चंद्रबाबू नायडू जी। मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे जो युवा नेता थे वो यही थे, चंद्रबाबू नायडू जी, तेलुगु देशम पार्टी के, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी की संस्थापना की थी NT रामाराव ने। प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, साइकिल हो गया। अब तीसरी पार्टी है JDU, यानी कि जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड स्थापना की थी शरद यादव और नीतीश कुमार ने, ठीक है। JDU पार्टी है ना, JDU, जनता दल यूनाइटेड, संस्थापक शरद यादव और नीतीश कुमार। और वर्तमान हेड कौन है, नीतीश कुमार हो गए, ठीक है। वर्तमान हेड है नीतीश कुमार। चुनाव चिन्ह है इनका तीर, ठीक है।
तो जेडीयू भी हो गई, जनता दल यूनाइटेड, शरद यादव और नीतीश कुमार। वर्तमान हेड नीतीश कुमार हो गई, चुनाव चिन्ह तीर हो गया। अब चौथी पार्टी है बीजू जनता दल, यानी कि बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल। इसके संस्थापक हैं बीजू पटनायक। बीजू जनता दल के संस्थापक बीजू पटनायक। और अभी हेड कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, अभी हेड कौन है? नवीन पटनायक, जो कि क्या है? उड़ीसा के सीएम है। और उड़ीसा के सीएम कब से हैं? 25 वर्ष से उड़ीसा के सीएम है। ठीक है, कौन? नवीन पटनायक। और लेकिन इन्होंने 2024 में इनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि ये चुनाव हार गए थे। 5 जून 2024 को इन्होंने इस्तीफा दिया और चुनाव हार गए। देखिए 25 वर्ष से ये मुख्यमंत्री बने रहे ओडिशा के। ठीक है, लेकिन 2024 में इनको इस्तीफा देना पड़ा चुनाव हारने के कारण। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे हम, जो हमने अभी मुख्यतः राज्य के जो दल देखे थे, एक देखा था समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और बीजू जनता दल। ठीक है, 4 ही देखे थे, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और बीजू जनता दल। ठीक है, एक बार फिर से बताएंगे। समाजवादी पार्टी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी, लोकसभा पार्टी है। स्थापना की थी मुलायम यादव ने। अभी हेड कौन है? अखिलेश यादव। तेलुगु देशम पार्टी स्थापना की थी एनटी रामाराव ने। इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल। अभी अध्यक्ष कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और फिर था जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक शरद यादव और नीतीश कुमार। और वर्तमान हेड कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, और चुनाव चिन्ह क्या हो गया? तीर हो गया। और फिर था बीजू जनता दल, संस्थापक बीजू पटनायक। और अभी सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के सीएम थे 25 साल से, और 5 जून 2024 को इस्तीफा दे दिया चुनाव हारने के कारण। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं जैसे के तैसे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहली महिला कौन थी? रमा देवी, 1990 में बनी थी। ठीक है, और भारत के वर्तमान CEC, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं ना, तो वो कौन है? एक ज्ञानेश कुमार है और एक सुखविंदर सिंह सिंधु है। ठीक है, एक ज्ञानेश कुमार और एक सुखविंदर सिंह सिंधु। ठीक हो गया। तो ये था हमारा ये राष्ट्रीय दल और राज्य के कुछ दलों के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट और ये इन सब के बारे में। ठीक है, ये वोटिंग वगैरह कैसे होती थी। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ठीक है, पहले इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM। देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 64 उम्मीदवार मैक्सिमम मतलब वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे 64 उम्मीदवार मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। और पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज हुआ था परूर विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है, परूर विधानसभा क्षेत्र में यूज हुआ था पहली बार किसका? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। कहाँ पर है परूर विधानसभा क्षेत्र? केरल में है। ठीक है, और 2009 के आम चुनाव में और विधानसभा चुनाव में सर्वत्र पूरे भारत में किया गया EVM का यूज। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आएगा कि EVM का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पूरे भारत में जो आम चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव हुए उनमें प्रयोग कब किया गया? 2009 में। ठीक है, 2009 में प्रयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पूरे भारत में, और पहली बार यूज किया गया था केरल की परूर विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे VVPAT के बारे में। ठीक है, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, TRAAIL होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रायल TRAIL। ओके, देखिए तो वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये इसकी फुल फॉर्म होगी VVPAT की। ये क्या होती है? वोट की सदस्यता जांच के लिए होती है। ठीक है, इसमें एक पर्ची आती है और 7 सेकंड तक उसमें नाम दिखता है कैंडिडेट का, उसके बाद फिर वो पर्ची हट जाती है। तो इसमें क्या, और इसका सबसे पहले यूज हुआ था नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है, सबसे पहले यूज हुआ था VVPAT का नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में। कहाँ पे है ये? नागालैंड में। ठीक है, 2013 में यूज हुआ था। EVM का सबसे पहले यूज हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था हमारे परूर विधानसभा क्षेत्र में, यानी कि केरल के परूर विधानसभा में। लेकिन VVPAT और VVPAT का हुआ था कब? 2013 में नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र नागालैंड में। ठीक है, और जब
2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सारी सीट यानी कि 543 की 543 सभी सीटों पर किससे हुआ था, वीवीपैट से चुनाव हुई थी। ठीक है, वीवीपैट में एक सिस्टम होता है, उसमें 7 सेकंड तक जो पर्ची होती है वो दिखाई देती है, जो कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह है उसका नाम के साथ दिखाई देता है, उसके बाद वो हट जाते हैं। ठीक है, तो ईवीएम और वीवीपैट के बारे में हमने जाना। एक बार फिर से बोलेंगे, ईवीएम सबसे पहले यूज हुआ था पररू विधानसभा क्षेत्र में, कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, और वीवीपैट सबसे पहले यूज हुआ था नोक्सेन, वीवीपैट नोक्सेन में, नोक्सेन है हमारा नागालैंड के विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, और ईवीएम का सबसे पहले पूरे भारत में यूज कब हुआ था, आम चुनाव और लोकसभा चुनाव में सबसे पहले 2009 में हुआ था, और 2019 में क्या हुआ था, वीवीपैट का पूरे भारत में सारी लोकसभा सीट 543 सीटों पे यूज हुआ था। ठीक है, और आजकल तो नोटा भी चल गया है ना। नोटा कब से इंट्रोड्यूस हुआ, नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव, यानी कि जो भी इसमें से जो भी कैंडिडेट है, हमको इनमें से किसी को भी वोट नहीं करने हैं, तो उसका ऑप्शन होता है नोटा। और जो नोटा है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 2013 में आया था नोटा। ठीक हो गया, चलिए अब देखेंगे एक नोट पड़ा है, ये है 2024 के लोकसभा चुनाव में इंदौर लोकसभा सीट पर नोटा को अब तक की सर्वाधिक वोट यानी कि 2.18 लाख प्राप्त हुई। ठीक है, यानी कि अब तक की जो नोटा प्राप्त हुई है सबसे ज़्यादा इंदौर लोकसभा सीट में प्राप्त हुआ है, इंदौर लोकसभा सीट में प्राप्त हुआ है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, इंदौर लोकसभा सीट है जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नोटा पाए गए अभी तक के, कितने, 2.18 लाख, यानी कि 2,18,000 नोटा लोगों ने नोटा दिया था। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, इसके बारे में। अब हम देखेंगे, हाँ अब फिर से देखेंगे इसके बारे में, चुनाव आयोग के बारे में। एक बुक का है थोड़ा सा, क्योंकि जो अगर कुछ एक्स्ट्रा पैक छूट गए होंगे तो उनको हम क्या करेंगे, यहाँ से कवर कर लेंगे। अच्छा, चुनाव आयोग कब बना था हमारा, 25 जनवरी 1950 को बना था। ठीक है, चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, इसलिए हमने 25 जनवरी को क्या मनाया था, मतदाता दिवस के रूप में। लेकिन कब से मनाया, 2011 से। ठीक है, 2011 से मनाया हमने 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मार्क कर लेंगे, कब से मनाया था, 2011 से 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। ठीक है, इस आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, नाम क्या क्या थे, अच्छा लिखा है नीचे, राजीव कुमार मुख्य थे और ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु अन्य थे। सभी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल था 6 वर्ष और 65 वर्ष, और आयु में सेवानिवृत्ति, हाँ ठीक है, और सॉरी, जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त है इनका 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है, और अन्य चुनाव आयुक्तों का होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष। ठीक है, अन्य चुनाव आयुक्तों का कम होता है। ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। और संविधान में इनकी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है, और इनको जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन्हीं के बराबर सैलरी मिलती है, उन्हीं के जैसे अधिकार मिलते हैं। ठीक है, और इनको हटाने की प्रोसेस भी जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाई जाती है उसी तरह की प्रोसेस है मुख्य चुनाव आयुक्त को। ठीक है, अन्य चुनाव आयुक्त को तो हम मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पे हटाया जा सकता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रोसेस डायरेक्ट यही है। अब क्या है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है, किस पर, जो आईएएस के जो अधिकारी हैं उनको ये चुनाव आयुक्त के पद पे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन अधिकारी, केंद्र के लिए देख लिया, अब राज्य के लिए भी होगा। प्रत्येक राज्य में चुनाव आयोग के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है कौन, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन अधिकारी, यानी कि इलेक्शन कमीशन, ये स्टेट इलेक्शन ऑफिसर जो भी है, तो ये मतलब स्टेट लेवल पे काम करेगा। ठीक है, और जो चुनाव आयोग है इसके कार्य क्या है, चुनाव करवाना हो गए, निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों का निर्धारण करना, ये सब, संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों की नियोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करना। ठीक है, और राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन, ये भी देखा हमने, इसका जो एक्ट था 61वां संविधान संशोधन का एक्ट आया था 1988 में। ठीक है, एक्ट 1988 में आया था, भले ही इसमें 1989 दिया है क्योंकि लागू 1989 से हुआ था ना, तो 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, तो इसमें क्या था, विधानसभा चुनाव में मतदान के आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, इसमें 21 से घटाकर 18 कर दी गई। कौन थे तब ये सीएम, कौन, ये पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी है। ठीक है, और राष्ट्रीय दल के दर्जे के आधार पर, अच्छा राष्ट्रीय दल को दर्जा क्यों देते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करने तथा लोकसभा की 4 सीटें
प्राप्त करने पर राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय दल का दर्जा, देखिए राष्ट्रीय दल के दर्जे में क्या है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना, जो भी वैध मत है उनका 6% प्राप्त करना लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में। और लोकसभा की 4% सीट प्राप्त करेंगे, अगर लोकसभा की 4% सीट प्राप्त कर ली तो राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। और राज्य दल का दर्जा देने के लिए देखिए कि राष्ट्रीय दल के लिए लोकसभा तो थी ना, अब राज्य में लोकसभा तो इतना तो नहीं होगा क्योंकि होगी, लेकिन सीटें कम होती, जैसे हमारे यहाँ विधानसभा की 70 सीटें हैं उत्तराखंड में, लेकिन लोकसभा की केवल 5 सीटें हैं। तो यहाँ पे तो इतना सारा तो मत मिल नहीं सकता है इनको, तो यहाँ पे डायरेक्ट विधानसभा का बोलेंगे, ठीक है। तो राज्य में क्या होगा, दल प्राप्त करने के लिए विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा विधानसभा की 2 सीटें प्राप्त करने पर राज्य दल का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। देखिए केंद्र में क्या था, मतलब राष्ट्रीय दल के दर्जे के लिए लोकसभा या विधानसभा में चुनाव के वैध मतों का 6% था, ठीक है, या था, ठीक है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करो और लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करो, ठीक, और लोकसभा की 4, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आधा है, यहाँ विधानसभा की केवल 2 सीटें प्राप्त करो और विधानसभा चुनाव में 6% वोट हासिल करो, ये हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, और चुनाव सुधार की जो समितियां बनी थी, दिनेश गोस्वामी समिति तो हमने पढ़ी भी थी, जिसमें वो था क्या कहते हैं उसके बारे में, जो नियुक्ति के लिए आयोग बना था, जिसमें 3 सदस्य थे, प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री, तो दिनेश गोस्वामी समिति थी। और एक तारकुंडे समिति है, ठीक है, तारकुंडे समिति 1977 में आई थी, अध्यक्ष कौन थे, VM तारकुंडे समिति। और दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आई थी, दिनेश गोस्वामी अध्यक्ष हो गए। गुप्ता समिति या गुप्त समिति यह आई थी 1998 में, इंद्रजीत गुप्त हो गए अध्यक्ष। संविधान समीक्षा आयोग वर्ष 2000 में आया था, NM वेंकट चलैया इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर से बोलेंगे कौन कौन सी समितियां चुनाव सुधार से संबंधित है, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, गुप्ता समिति और संविधान समीक्षा आयोग। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, गुप्ता समिति, संविधान समीक्षा आयोग। तारकुंडे समिति 1977, कौन थे, VM तारकुंडे समिति 1977, दिनेश गोस्वामी समिति 1990, गुप्त समिति 1998, संविधान समीक्षा आयोग 2000। तारकुंडे समिति VM तारकुंडे 1977, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 दिनेश गोस्वामी, गुप्ता समिति 1998 इंद्रजीत गुप्ता और संविधान समीक्षा आयोग 2000 में MN वेंकट चलैया। संविधान समीक्षा आयोग 2000 में NN वेंकट चलैया, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें हमने बोला था अभी ये इसका EVM का सबसे पहले प्रयोग किया था केरल के विधानसभा क्षेत्र, कौन था वो, परूर विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। कब किया था, 1982 में किया था। और गोवा ने 1999 में संपूर्ण चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य, अच्छा 1999 में EVM से संपूर्ण चुनाव कराने वाला राज्य कौन बन गया, गोवा। कब किया था, 1999 में गोवा ने, ठीक है। और जब 2009 आया तो 2009 में आम चुनाव और विधानसभा चुनाव सभी EVM से कराए गए, ठीक है। देखिए EVM का फिर से बोलेंगे, सबसे पहले केरल विधानसभा के परूर क्षेत्र में किया गया 1982 में, गोवा ने 1999 में कर दिया था, ये संपूर्ण चुनाव करा दिए थे, मतलब गोवा पहला राज्य बना EVM का यूज करने वाला 1999 में। फिर 2009 में सारे आम चुनाव और विधानसभा चुनाव EVM से ही किए गए। फिर क्या आया था, नोटा में क्या है, नोटा 2013 में आया, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज PUCLs VS वर्सेस भारत, PUCL वर्सेस भारत संघ, यानी कि 2023 सर्वोच्च न्यायालय ने पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड भारत संघ के मामले में जो निर्णय दिया था, उसने कहा कि यदि कोई मतदाता के द्वारा किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं किया जाता है तो नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं विकल्प चुन सकता है, ठीक है। तो नोटा भी हो गया। अब होगा थोड़ा VVPAT, ठीक है। VVPAT का फुल फॉर्म हम पहले भी देख चुके हैं, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। सितंबर 2013 में ये भी पढ़ा था हमने, नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में पहली बार VVPAT का प्रयोग किया गया था सितंबर 2013 में। और इसमें वोट की सत्यता के लिए 7 सेकेंड तक पर्ची दिखाई देती है, ठीक है। और इसका
संपूर्ण प्रयोग कब किया था वीवीपैट का हमने? 2019 में, यानी कि 543 लोकसभा सीटों के लिए 2019 में किया था हमने इसका यूज। ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे विविध। विविध में क्या लिखा है? केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर संघ राज्य और तथा पूर्वोत्तर के 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में कौन कौन से थे? असम, अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड। इनमें परिसीमन के लिए 6 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया। तो परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? 6 मार्च 2020 को। किसकी अध्यक्षता में? रंजना प्रकाश देसाई। पूर्वोत्तर के राज्य थे 4 और एक था जम्मू कश्मीर यूटी वाला। 4 कौन कौन से थे? असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड। असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। 6 मार्च 2020 को यह आया था। ठीक है। यह आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत जम्मू कश्मीर संघ राज्य के लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। मतलब ये जम्मू कश्मीर का गठन 2019 में किया था ना, 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूटी बना दिया गया था। इससे पहले ये स्टेट के रूप में था। तो इसके तहत जो जम्मू कश्मीर के संघ राज्य, मतलब जम्मू कश्मीर संघ के राज्य लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करेगा ये आयोग। ठीक है। और जो पूर्वांचल के राज्य हैं असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, इन क्षेत्रों में परिसीमन कानून 2002 के तहत जम्मू कश्मीर में तो 2019 के तहत, क्योंकि 2019 में बना है, लेकिन इन जो पूर्वांचल के जो 4 राज्य हैं इनमें परिसीमन कानून 2002 के तहत करेगा, क्योंकि लास्ट परिसीमन 2002 में हुआ था। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इनमें होगा। अब और क्या है? फिर उसके बाद 5 मई 2022 को जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन तैयार की गई अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी कर दिया। फिर 2022 में इसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। और परिसीमन के पश्चात इसने जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल 90 सीटें, विधानसभा की कुल कितनी सीटें? जम्मू कश्मीर 90 सीटें हो गई हैं, जिसमें कश्मीर संभाग में 47 और जम्मू विभाग में 43 सीटें हैं। ठीक है। 43 सीटें निर्धारित की गई हैं। जैसे हमारी विधानसभा सीटें में कितनी है टोटल? उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। ठीक है। वैसे जम्मू कश्मीर में टोटल कितनी है? 90। लेकिन जम्मू की अलग है, कश्मीर की अलग है। कश्मीर में ज़्यादा है 47 और जम्मू में कितनी है? 43। 47 कश्मीर में और 43 जम्मू में। ठीक है। फिर क्या है? निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2016। इसमें क्या है? 31 जुलाई 2015 से भारत एवं बांग्लादेश के मध्य बस्तियों की अदला बदली के बाद पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का सीमित रूप से परिसीमन किया। और यहाँ भी किया गया। भारत एवं ये बांग्लादेश के मध्य जो बस्तियों की अदला बदली हुई थी 2016 में, तो इसमें भी क्या किया गया था? परिसीमन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021। इस अधिनियम यह अधिनियम संसद में लोकसभा द्वारा 20 दिसंबर 2021 को तथा राज्यसभा में 21 दिसंबर 2021 को पारित किया गया तथा 29 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति ने सहमति प्रदान की। यानी कि निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दी थी 29 दिसंबर को, 20 दिसंबर को राज्यसभा पारित, 20 दिसंबर को लोकसभा पारित, 21 दिसंबर को राज्यसभा, 29 दिसंबर को राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी। इस अधिनियम के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं जन प्रतिनिधित्व नियम 1951 में संशोधन किया गया। इसके तहत निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम कब आया? 2021 में आया। ठीक है। इसके तहत क्या किया गया? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 में संशोधन किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो मतदाता के आधार को वोटर आईडी मतदाता पहचान पत्र से लिंक कराने हैं, ताकि फर्जी मतदान से बचा जा सके। यानी कि इसमें कुछ नहीं है, आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कराना था। आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कराने के लिए कौन सा संशोधन हुआ था? निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021। इस अधिनियम में पत्नी शब्द के स्थान पर जीवन साथी को अंतर स्थापित किया गया है। तो इस अधिनियम में क्या हुआ? जो पत्नी शब्द था इसके स्थान पर जीवन साथी, स्पाउस शब्द को अंतर स्थापित किया गया है। ठीक है। वाइफ नहीं आएगा, अब क्या आएगा? स्पाउस आएगा। ओके। और 18 वर्ष पूरी कर चुके मतदाता को एक कैलेंडर वर्ष के बाद 4 बार क्रमशः 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को अपना नामांकन कराने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
अच्छा, और ये क्या है, और कैलेंडर वर्ष पहले से क्या होता था, केवल 1 नवंबर तक गिनते थे शायद से, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन अभी ये मतलब जो ये क्या था, विधि संशोधन अधिनियम, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 आया। इसमें 4 बार कर सकते हैं साल में ये अपना उसको अपडेट। मतदाता अपना कैलेंडर को वर्ष के में 4 बार अपडेट कर सकता है। एक तो पहली न्यू ईयर के दिन, और एक अप्रैल के दिन, एक 1 जुलाई को, एक अक्टूबर को। देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे 1 जनवरी से न्यू ईयर स्टार्ट होता है, एक तो तब हो गया। 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को उसकी RBI की स्थापना हुई थी, तो इसलिए। और 1 जुलाई से, इससे भी कुछ शुरू होता है, मुझे याद तो नहीं आ रहा है अभी। हाँ, नया सत्र शायद से स्कूलों का, उसको लेते हूँ, ये हो गया। और हाँ, जुलाई से ही होता है। और 1 अक्टूबर, क्योंकि नवंबर में लेते थे पहले से लास्ट में, तो इसलिए शायद से अक्टूबर। तो साल में 4 बार, 1 जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में कर सकते हैं 4 बार, ठीक है। और पत्नी शब्द के स्थान पे जीवन साथी शब्द को वो कर दिया है। काम क्या था, आधार कार्ड से लिंक कराना किसको, वोटर ID को, ठीक है। और अब एक नया क्वेश्चन है, CVGIL ऐप। CVGIL ऐप ये क्या, ECI ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय चुनाव आयोग ने CVGIL ऐप के जरिए चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रख रहा है, ठीक है। इसमें यह ऐप नागरिकों के को फोटो वीडियो कैप्चर करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और चुनाव व्यय की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, यानी कि चुनाव व्यय और इन सबसे संबंधित है, ठीक है। CVGIL ऐप मतलब कुल मिला के ऐसा कुछ नहीं होगा। CVGIL ऐप किससे संबंधित आएगा, चुनाव आयोग से, यानी कि चुनाव से संबंधित है। सक्षम ऐप जैसा कि सक्षम शब्द से पता है किसके लिए होगा, सुविधा वगैरह उपलब्ध कराने के लिए होगा। ये किसके लिए है, जो विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्तियों को आसान मतदान सुविधा और मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्तियों को आसान मतदान सुविधा, मतदान केंद्र उठाने के लिए सक्षम ऐप किया गया है, ठीक है। ये तो हो गया। हाँ, निर्वाचन आयोग भाग 15 में था, कहाँ से कहाँ तक है, 324 से 329 तक हो गया, ठीक है। सेकेंड, हाँ, 324 से 329 तक हो गया। स्थापना 25 जनवरी 1950 को। मतदाता दिवस कब से मना रहे हैं, 2011 से मना रहे हैं, 25 जनवरी को, ठीक है। और गठन वगैरह तो बता दिया हमने। कार्यकाल कितना था, 6 वर्ष 65 वर्ष मुख्य का, और अन्य का था 6 वर्ष 62 वर्ष। और इनके जो ये वेतन भत्ते वगैरह सर्वोच्च न्यायाधीशों के बराबर होंगे, हम बता चुके थे। पहले चुनाव आयोग 1 सदस्यीय आयोग था, अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय बना दिया, ये बता दिया था हमने। कार्य भी बता दिए थे, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना करवाना, और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, दलों को आचार संहिता वगैरह तैयार करना, ये सब। EVM भी करा दिया था हमने। EVM में क्या था, परूर, केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र में 50 बूथ पर, हाँ, 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार 1982 में, मई 1982 में किया गया। पहली बार केरल में हुआ था। फिर नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं में चुनाव बड़े पैमाने पर EVM का प्रयोग किया गया। अच्छा, सबसे पहले यूज किया था केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र में 1982 में, ठीक है। फिर 1998 में 5 विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के, 5 विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के, और 6 विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के, इनमें चुनाव कराया गया। लेकिन सारे के सारे कवर नहीं किए गए, क्योंकि हर राज्य में बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र होते हैं ना। जैसे हमारा छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, इनसे तो बड़े ही हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह, तो इनमें कितने ज़्यादा होंगे। जब हमारे यहाँ 70 विधानसभा क्षेत्र है, तो केवल 5 मध्य प्रदेश और राजस्थान के केवल 5 विधानसभा क्षेत्रों में, और दिल्ली के 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराए गए थे 1998 में। लेकिन फिर 1999 में गोवा ने अपने पूरे राज्य में, मतलब पूरे चुनाव EVM से कराए, तो 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला राज्य बना था गोवा, ठीक है। और EVM का प्रयोग पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव में कराया गया, और संपूर्ण आम चुनाव में का प्रयोग हुआ EVM का 2004 में, ठीक है, संपूर्ण आम चुनाव में। और फिर 2009 के आम चुनाव में, सभी विधानसभा चुनाव में EVM का प्रयोग होने लगा। मतलब 2009 से फिर EVM का प्रयोग आम हो गया, यानी कि आम चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव सब में किया जाने लगा, ठीक है। फिर क्या, EVM की विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए EVM की विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए VVPAT का यूज होने लगा, यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इस मशीन का मदद किया जाने लगा। VVPAT व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज़ की पर्ची बनती है, जिस पर उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। उस पर उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा रहता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड में हुआ था, कब, 2013 में। कौन सा वो विधानसभा क्षेत्र था, नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन
इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को 2013 में बनाया। अच्छा, वीवीपैट मशीन बनाई किसने थी, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, क्या पता। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसने बनाई थी 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। इसके लिए क्या, निर्वाचन आयोग की संवैधानिक प्रावधान क्या है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान में किया गया है। हाँ, 324 अनुच्छेद से 229 तक हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो वेतन होता है, ये संचित निधि पे भारित होता है, ठीक है। भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, और संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो न राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए विनियोग विधेयक लाना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से संचित निधि से पैसे निकाल सकते हैं। आर्टिकल 266 में आता है संचित निधि का उल्लेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें भी हम देख चुके थे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ये लूसेंट का है थोड़ा बहुत। इसमें है जो पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में संबंधित पार्टी के उम्मीदवार 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% वोट, मतलब 6% कम से कम प्राप्त करें, और या पार्टी के 4 आम चुनाव, ये तो 6% वोट प्राप्त करें, ये जो 4 उम्मीदवार हैं, पार्टी के 4 उम्मीदवार पिछले आम चुनाव या विधानसभा सीटों में जीते हों, यानी कि 4 सीटें भी जीती हों साथ में, और 4 लोकसभा सीट, मतलब 4 विधानसभा या लोकसभा सीटें जीते हों, और 6% वोट प्राप्त किए हो लोकसभा या विधानसभा का, ठीक है। पहला वो था। दूसरा था पिछले चुनाव में लोकसभा की 2% सीटों को हासिल किया हो, और कम से कम 3 राज्यों में किसी संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की हो, और कम से कम 3 राज्यों में पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की हो, और पिछले लोकसभा में 2% मत हासिल किए हो, और कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ ये थोड़ा नया है इसमें, मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र। जब हम इलेक्शन वोट देने जाते हैं तो हमारे पास जो पहचान पत्र होता है उसमें फ़ोटो युक्त, ये कब से आया, ये आया था 1993 में, ठीक है। ये इसलिए आया था, जो जाली मतदान है और जो जाली मतदाता हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए मतदाता के फ़ोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। कब किया गया, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 में पहली बार, ठीक है। 1993 में फ़ोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया, ठीक है। पंजीकृत मतदाताओं के फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची है, ठीक है। जो मतदाता सूची होती है प्रत्येक गांव में, या मतलब जो भी मतदाता क्षेत्र है वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें मतलब उसी सूची के आधार पे वहाँ से भी फ़ोटो वगैरह उनकी मतलब डाली जाती है उसमें पहचान पत्र में। और सामान्य रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है। जो बीएलओ की ड्यूटी लगती है स्कूल के टीचर्स की, तो इसी में वो मतदाता सूची में जो संशोधन यही किया जाता है। और नवंबर की पहली तारीख पात्रता की तिथि मानी जाती है। हाँ, तो पहली तारीख क्या मानी जाती है, पात्रता की तिथि। अभी हमने बोला कि 4 बार साल में वो मतलब 18 साल को कंप्लीट हो गए, और इस तिथि को 18 वर्ष पूरी करने या इससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है। कब बोला है, नवंबर की पहली तारीख को, ठीक है। और इसके लिए आवेदन कर सकता है, और एक बार सूची में पंजीकृत होने के बाद वह फ़ोटो युक्त पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है, ठीक है। एक बार अगर पंजीकृत हो गया तो फिर इनको पहचान पत्र मिल जाता है 1 नवंबर की तारीख को। अभी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर ऐसे करके डेट दी थी। हाँ, अब ये देख लेते हैं। अभी हमने वैसे तो देखी है, बीजेपी पढ़ी थी हमने, कमल का फूल है तो पता है, कांग्रेस का हाथ हो गया वो चुनाव चिन्ह, बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी था असम को छोड़ के, और कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया हथौड़ा तारा था, और पीपल्स पार्टी का पुस्तक थी, और आम आदमी पार्टी का झाड़ू। आम आदमी पार्टी के ये केजरीवाल हो गए, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, इसके जो बुक है इसके हेड हैं अभी इसके हेड हैं कॉनरेड संगमा। और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI इसके हैं सीताराम येचुरी। मार्क्सवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी हाथी हो गई, मायावती हो गई इनकी, ठीक है।
और ये क्षेत्रीय दल थे। तेलुगु देशम पार्टी हमने पढ़ी थी ना, स्थापना किसने की थी इसकी? तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी एन टी रामाराव ने, और अभी हैं चंद्रबाबू नायडू जी, ठीक है। और इसका जो वो है मतलब क्षेत्र है, राज्य है, मतलब आंध्र प्रदेश में है, और चुनाव चिन्ह है इसका साइकिल। समाजवादी पार्टी इसका उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अभी है, मुलायम यादव ने स्थापना की थी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। और असम गण परिषद पता चल रहा है, असम का असम हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये झारखंड में है, इसका तीर कमान हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान झारखंड में हो गया। लोक जन पार्टी बिहार में, आई थिंक ये पार्टी सारी आनी तो नहीं चाहिए, चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। असम गण परिषद असम में, झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान झारखंड में, लोक जन पार्टी बंगला बिहार में, लोक जन पार्टी बंगला बिहार में। भारत राष्ट्र संघ ये कार तेलंगाना में। पैंथर्स पार्टी साइकिल जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस हल जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय जनता दल लालटीन बिहार और झारखंड में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर्स पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर्स पार्टी कहाँ की? जम्मू कश्मीर की, ठीक है। और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में। शिवसेना ये वहाँ महाराष्ट्र की होगी, ठीक है। शिवसेना 10th में एग्जाम में भी था, शिवसेना क्या है करके, एक राज्य की पार्टी हो गई महाराष्ट्र की, इसका तीर कमान हो गया, ठीक है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये पश्चिम बंगाल। अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कलगम तमिलनाडु, सारे वैसे खैर एक अकाली दल कर लीजिए, अकाली दल ये है तुम्हारा यहाँ तराजू बंगाल में, सॉरी पंजाब में। अकाली दल इसका तराजू है पंजाब में, ठीक है। अकाली दल तराजू। शिवसेना का था महाराष्ट्र में था। और मुस्लिम लीग शीडीज का केरल में। चलिए फिलहाल ये तो हो गए। और हाँ, अभी हमने पढ़ी थी ये जो समितियाँ पढ़ी थी, तारकुंडे समिति पढ़ी थी, एक दिनेश गोस्वामी समिति पढ़ी थी, और अभी इसने एक दो और दे दी। चलो देख लेते हैं इनको भी यार, आ गया बाई चांस तो। वैसे भी कितने 1 घंटा तो लग ही जाने आज। चलिए कोई बात नहीं, कवर सारा कर लेते हैं, क्योंकि एक वीडियो में सारा, फिर इसके लिए दूसरी थोड़ी बनाएंगे। चलो देख लीजिए, ये है एक है, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखिए इसमें मतलब काम क्या था और समिति की क्या है करके। जया प्रकाश नारायण समिति, जया प्रकाश नारायण समिति 1974 में आई। इसमें कुछ नहीं, इसमें मतलब इसमें सिफारिश की थी एज को 21 से 18 करोड़ की 1974 में। तो कहाँ से वो हुआ था, 1989 में जाके बात हुई थी, तो इसका उतना वो नहीं है। बस ये है कि जयप्रकाश नारायण समिति किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित, चुनाव सुधार से संबंधित है। तारकुंडे समिति 1974 में, ये भी तारकुंडे थे इसके वो। इसमें हाँ, इसमें निर्धारित कर दी गई वयस्क का मताधिकार 21 से 18, लेकिन फिर भी कहाँ हुई नहीं, 1989 में पहली बार यूज हुई थी। और फिर शकधर समिति है, शकधर समिति 1981 में आई। इसमें मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य किया गया। हाँ, शकधर समिति 1981 में आई, ये थोड़ा सही लग रहा है। शकधर समिति 1981 में आई, श्यामलाल शकधर। इसमें मतदाता का जो परिचय पत्र था, जो वोटर आईडी होती है, उसको अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। और फोटो कब आई थी वोटर आईडी में, ये आप कमेंट करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। फिर क्या है, गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी 1990 में, ठीक है। हाँ, ये चुनाव के खर्चों की निगरानी ये सब करेगी। और इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये 1998 में। इंद्रजीत गुप्ता समिति, जीवन रेड्डी समिति, ये इनका हम बस नाम याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे चलैया समिति किससे संबंधित होती है, आ जाता है कभी एग्जाम में, तो कर सुधार से, तो उसमें ये थोड़ी आता है कि चलैया समिति कब की थी, क्या थी। बस ज़्यादातर यही सब आता है कि नाम पूछ दिया और ये किससे संबंधित है समिति, इससे। बहुत कम होगा कि इसके बारे में जो ये काम थे सब पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण समिति और तारकुंडे समिति, शकधर समिति, गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और जीवन रेड्डी समिति। जीवन रेड्डी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, गोस्वामी समिति, शकधर समिति, तारकुंडे समिति, जयप्रकाश नारायण समिति। जयप्रकाश नारायण समिति, तारकुंडे समिति, शकधर समिति, गोस्वामी समिति। इंद्रजीत गुप्ता, जीवन रेड्डी, इंद्रजीत गुप्ता, गोस्वामी, शकधर, तारकुंडे, जयाप्रकाश तारकुंडे शकधर, जयाप्रकाश तारकुंडे शकधर, गोस्वामी, इंद्रजीत, जीवन रेड्डी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या,
निर्वाचन आयोग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा परिसीमन आयोग है, इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। परिसीमन का क्या अर्थ होता है कि किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निकाय वाले निर्वाचन क्षेत्रों में सीमा तय करने की प्रक्रिया होता है परिसीमन का अर्थ। परिसीमन आयोग को क्या बोलते हैं? सीमा आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, सीमा आयोग भी बोलते हैं। इसका अनुच्छेद 82 में जिक्र किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों के लोकसभा के स्थानों में आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और रीति द्वारा पुनः समायोजन जो संसद की विधि द्वारा अवधारित करें। ठीक है, मतलब इसमें कुछ नहीं है। आर्टिकल 82 में परिसीमन आयोग ये जो प्रत्येक जनगणना के बाद मतलब लोकसभा क्षेत्र में कितने लोग आएंगे ये सब की जनगणना करना, मतलब कम ज़्यादा वो सब करना, मतलब उनके बारे में डिवाइड करना, कम और राज्य में अलग होगा, केंद्र के स्तर पर अलग होगा। ठीक है, आयोग की संरचना क्या होगा? इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा एक, और वही इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, अगर वो नहीं होगा तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित होगा अन्य निर्वाचन आयुक्त, क्योंकि वो दो होते हैं, उनमें से वो किसी एक को नामित करेगा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और तीसरा है जो संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त, संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त, तीसरा वो हो गया। और चौथा इसमें सहयोगी सदस्य होते हैं 10, टोटल सदस्य होते हैं 10, जिनमें से 5 सदस्य लोकसभा के और 5 सदस्य संबंधित राज्य की विधानसभा के आयोग से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो जो परिसीमन आयोग है उसकी संरचना क्या होती है? एक तो सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश हो गया कुल मिला के। और दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ना हो तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित अन्य निर्वाचन आयुक्त होगा। तीसरा संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त होंगे। और चौथा सहयोगी सदस्य होंगे 10 टोटल, जिनमें से 5 सदस्य लोकसभा और 5 सदस्य संबंधित राज्य की विधानसभा में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब क्या है? और अब तक कितने परिसीमन आयोग गठित हो गए? टोटल 4 परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। ठीक है, एक 1952 का परिसीमन आयोग, 1962 का परिसीमन आयोग, 1973 का परिसीमन आयोग और 2002 का परिसीमन आयोग। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था, प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती थी। यानी कि 1951 में जनगणना हुई होगी, तो 1952 में परिसीमन आयोग आया। ठीक है, फिर 1961 में, जैसे अभी 2011 की जनगणना को हम रेफरेंस लेते हैं ना, तो एक एक के उसमें चलेगा, तो 2000, फिर 1961 में जनगणना आई होगी, तो 1962 में परिसीमन आयोग आया। फिर 1971 में जनगणना आई, तो 1973 में, ये थोड़ा लेट बना है। ठीक है, ये 73 में परिसीमन आयोग बना, फिर 2002 में बना, एक की जनगणना के आधार पर बना होगा। तो देखिए 73 के बाद डायरेक्ट 2002, क्योंकि इस बीच में फिर परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया, क्योंकि ये थोड़ा लंबा और खर्चीला प्रोसेस था, इसमें ज़्यादा वो रिसोर्सेज वगैरह इन सबका वेस्ट हो रहा था। तो इस चक्कर में इस तब तक की जो सीटें थी उनको नियत कर दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब लोकसभा की सीटें और विधानसभा क्षेत्र में कोई तब तक चेंज नहीं किया गया। ठीक है, और भारतीय संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार लोकसभा सदस्य की संख्या का, हाँ देखिए अभी मैंने यही बोला ना, सदस्य संख्या का परिसीमन 1971 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, और जो कि 2026 तक लागू रहेगा, वरना हर साल मतलब हर 10 साल बाद परिसीमन करना पड़ रहा था, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। ओके, जबकि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया। देखिए निर्वाचन लोकसभा का कब तक? लोकसभा की ये 2026 तक। ठीक है, अभी तक इवन ये 1971 के आधार पे चल रहे हैं, 1971 की जनगणना के आधार पे चल रहा है अभी तक की जनगणना का जो भी परिसीमन है। ठीक है, और जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, जबकि और निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनमें 2001 की जनगणना के आधार पे 2026 तक यही होगा। ठीक है, 2002 वाला परिसीमन। और ये फिर से है परिसीमन आयोग, ये आर्टिकल 82 में जनगणना की समाप्ति पर लोक एवं राज्यसभा के निर्वाचन में पुनः समायोजित होगी। तो चलो वही है। फिर 42वें संविधान संशोधन में अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन का वर्ष 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई थी। हाँ ठीक है, 2000 के लिए रोक लगा दी थी। और फिर 84वां संविधान संशोधन 2001 में संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों को में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों, हाँ तो फिर वही है, ये लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक वही, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा तब तक। अनुच्छेद
82 और 170 3 के तहत 170 विधानसभा में आ जाएगा और ये 82 परिसीमन वाला ये सब ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अभी तक हमने ये 4 बार गठित कर दिया है। कौन कौन सा? 52 में था, 63 में था, 73 में था और 2002 में था, ठीक है। 52 63 नहीं है, 62 है, ठीक है। 52 62 73 फिर 2002, ये गलत आ रखा है इसमें। 52 62 73 2002 अभी लक्ष्मीकांत का आ जाएगा, उसमें पता चल जाएगा फाइनल। हाँ, और जो 2002 वाला लास्ट वाला हमने जो गठित किया था परिसीमन आयोग, उसका गठन हुआ था 12 जुलाई 2002 को, ठीक है। परिसीमन आयोग जो लेटेस्ट लास्ट वाला है उसका 12 जुलाई 2002 को गठन किया गया और अध्यक्ष थे इसके न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह इसके कौन थे? अध्यक्ष। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड न्यायाधीश होता है वो इसका अध्यक्ष होता है ना, तो कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे 2002 वाले उसके, ठीक है। और इसने मंजूरी दी थी 10 जनवरी 2008 को मंजूरी दी थी, ठीक है। सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी दी नए परिसीमन से लोकसभा। और नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है, ठीक है। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। परिसीमन आयोग देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त सदस्य हैं। हाँ, परिसीमन आयोग के ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त और देश यूटी और राज्यों के ये निर्वाचन आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। इसका आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनः सीमांकन करना होता है, ठीक है। और परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के जो भी ये आदेश होंगे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आयोग के जो भी आदेश होंगे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य की विधानसभाओं में रखा जाता है, किंतु लोकसभा एवं विधानसभा में सभाएं परिसीमन आयोग के आदेशों में कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। मतलब इनमें रख सकते हैं, ये जो लोकसभा और विधानसभा में इनका जो आदेश है इनको रख सकते हैं, लेकिन इनमें न ये कोई सुधार कर सकते हैं ना संशोधन कर सकते हैं। परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रदत्त प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, किंतु जनगणना के आधार पर SC ST से संबंधित सीटों में परिवर्तन किया जा सकता है। हाँ, परिसीमन आयोग के द्वारा जो प्रत्येक राज्य है उसके द्वारा प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि 2026 तक जैसे बोला है ना कि जो लोकसभा सीटें हैं इसमें इतना ही रहेगा, ये सब इसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन जनगणना के आधार पर देखेंगे जो SC और ST हैं इनमें इनकी सीटों में परिवर्तित कर सकते हैं। बाकी जो जनरल वाली सीटें हैं उनको कोई छेड़ छू नहीं सकता है, ठीक है। मतलब उनको वैसे रह दिया जाएगा। देखिए, नए परिसीमन के बाद जब 2002 में जैसे हाँ मतलब पहले कितनी थी नए परिसीमन के बाद? अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट पहले थी 79 और अभी हम नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट SC के लिए 84 सीट है, ठीक है। SC के लिए परिसीमन के बाद ये 84 सीट है लोकसभा में और ST के लिए परिसीमन के बाद 47 सीट है। पहले थी 41, ठीक है। अभी कितनी है? 47 सीटें हैं। तो टोटल जो आरक्षित सीट है कितनी हो गई? 7 8 9 10 11 1 और 8 4 12 और 1 13 8 4 12 और 1 13 7 8 9 10 11 तो 131 सीट जो है ये आरक्षित हो गई। और जो अनारक्षित सीट है टोटल कितनी होगी? 412 सीटें अनारक्षित हो गई और 131 सीट आरक्षित। तो टोटल जोड़ेंगे कितना होगा? 2 और 1 3 1 2 3 और 1 4 और 1 5 तो टोटल कितनी सीटें होगी लोकसभा की? 543 सीटें, ठीक है। उनमें से 412 सीटें अनारक्षित हैं, 131 सीटें आरक्षित हैं। उनमें से SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीटें, ठीक हो गया। तो ये था इनमें। और ये तो फिर वही है जो पूर्वांचल में 2002 में ये परिसीमन के थ्रू इनमें नहीं हुआ था परिसीमन। असम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड इन सब में पूर्वोत्तर के 4 राज्य थे और फिर बाद में ये झारखंड में भी नहीं हुआ था। इनमें स्थानीय विरोध और अदालतों के स्थगन के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण यह परिसीमन पूरा नहीं हो सका। ये था परिसीमन में, ठीक है। थोड़ा लक्ष्मीकांत का भी एक झलक मार लेते हैं। क्या है इसमें? परिसीमन कानून एवं हाँ ये देखिए हर क्वेश्चन में मतलब हर बुक में कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। तो अब ये परिसीमन आयोग और निर्वाचन आयोग का एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए नहीं आएगा, सच्ची में बहुत हो गया क्योंकि ये
देखिए इसमें क्या है, किसके अधीन है, कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधीन है। परिसीमन आयोग किससे है, कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधीन है। इसमें मैं कोई फैक्ट वाला देखती हूँ क्योंकि लगभग हम डिस्कस तो कर चुके हैं। हाँ, परिसीमन आयोग क्या है, ना ही वैधानिक आयोग है ना ही संवैधानिक आयोग है। इसकी स्थापना संसद द्वारा बनाए गए कानून के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, तो क्या है, इस परिसीमन आयोग ना ही एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, वैधानिक निकाय है, वैधानिक, क्योंकि इसकी वो कैसे हुई है, मतलब स्थापना कैसे हुई है, संसद द्वारा बनाए एक कानून के आधार पे हुई है। संवैधानिक होता तो इसका कहाँ पर उल्लेख होता, ये अनुच्छेदों में उल्लेख होता। ठीक है, वैधानिक। और हाँ, इसको अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं, इसके निर्णयों पे वो संशोधन नहीं कर सकते हैं। मतलब विधानसभा, और ये लिखा है राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जा सकता है, लेकिन संशोधन नहीं कर सकते। और 4 बार गठित कर रखा है, ये भी हम देख चुके हैं। देखिए, पहला था 1952 में स्थापना वर्ष, अधिनियम था ये परिसीमन अधिनियम 1952। दूसरा था 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962। तीसरा था 1972 परिसीमन आयोग 72। फिर चौथा 2002 में अधिनियम 2002 का। और हाँ हाँ, इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन अलग है। जो मुख्य अनुच्छेद है संविधान के, जिनका संबंध परिसीमन से है, वो अनुच्छेद हैं आर्टिकल 81, 82, 170, 330 और 332। इनका विधानसभा, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन से है। ठीक है, 81, 82, 170, 330 और 332। इनमें देखिए, 81 में लोकसभा के लिए था, और 82 में तो परिसीमन आयोग का खुद से, मतलब उसके बारे में लिखा है, और 170 विधानसभा के बारे में है, और 330 और 332 ये लोकसभा में SC ST, सॉरी लोकसभा नहीं, विधानसभा में SC और ST के आरक्षण के लिए है। 330 SC के लिए और 332 ST के, इनके आरक्षण के लिए है। तो ये सारे अनुच्छेद इनसे परिसीमन से संबंधित है। ठीक है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 और 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संशोधित किया गया, और 2 संशोधनों से, हाँ, फिर 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक, ये 2026 के बाद तक पहली जनगणना तक अपरिवर्तित बनी रहेगी। यानी कि जो लोकसभा की सीटें हैं, मतलब आवंटित वर्तमान सीटों की कुल संख्या 1971 की जनगणना के अनुरूप ही होगी। ठीक है, 2026 तक इसके अपवर्तित नहीं, मतलब परिवर्तित नहीं किया जाएगा। फिर 1971 की जनगणना के आधार पर सभी राज्यों में विधानसभा की कुल मौजूदा सीटें 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के तक, हाँ 2000, मतलब विधानसभा और लोकसभा दोनों की सीटों में चेंज नहीं रहेगा। 1971 की जनगणना के आधार पे ही माना जाएगा, 2026 तक बोला गया। ठीक है, और फिर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC ST यानी कि जाति जनजातियों की आरक्षित सीटों पर 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः निश्चित किया जाएगा। यानी कि SC ST में तो सुधार करेंगे, लेकिन जो वैसे जो और सीटें हैं उन पर सुधार नहीं करेंगे। और क्या है, 2001 के आधार पर, चलिए तो छोड़िए। और इसमें क्या है, हाँ, इसमें पूर्ववर्ती राज्य जो अभी हमने बात की थी, कौन थे, असम, नागालैंड, अरुणाचल और असम, हाँ मणिपुर, ये 4 थे, और एक जम्मू कश्मीर, ये शामिल नहीं थे, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी शामिल है। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी शामिल है इसमें। वेट एंड ये सब तो हम पहले बोल चुके हैं। 3 सदस्यीय अध्यक्ष होते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या उसके द्वारा नामित पदेन सदस्य, और संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का राज्य चुनाव आयुक्त पदेन सदस्य, ये सब हो गए। और हाँ, इसमें क्या था, कुलदीप सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। परिसीमन अधिनियम 2, 3, 8, 16 संशोधन, अच्छा ये तो इनका संशोधन है। हाँ, ये भी हमने बात कर ली, 5 राज्य ये सब हो गए, और झारखंड में इनमें लागू नहीं होती है। और ये क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी, असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड, पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर को छोड़कर 2009 के आम चुनाव में 543 में से 499 संसदीय चुनावों के नए परिसीमित चुनाव क्षेत्रों के आधार पर संपन्न हुए थे। हाँ, मतलब इन सब में नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी में हो गया था। हाँ, 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के में एकता और अखंडता के संभावित खतरे के आधार पर परिसीमन को स्थगित किया गया था। और मार्च 2020 में भारत सरकार के उत्तर पूर्वी, ये सब तो फिर वही है, क्यों नहीं दिया गया, ये हो गया। अब
एक सेकेंड ज़रा सा रुकिए, घटना चक्र के थोड़े से क्वेश्चन बचे थे, फिर उसके बाद आपको सच में नहीं पढ़ना पड़ेगा कहीं से, क्योंकि मैं खुद इतनी पहली बार इतना मतलब एक साथ इतनी जगह से कवर कर रही हूँ। देखिए अभी क्या है, वीवीपैट, जो वीवीपैट चलता है, इसका कौन सा वर्जन चल रहा है, M3 और M4 सॉरी M2 और M3 वर्जन चल रहा है, ठीक है। M2 इसका वीवीपैट का EVM युक्त M2 और M3 संस्करण प्रयोग में लाए जा रहे हैं। BPSC के प्री में क्वेश्चन आया है 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 3 सदस्यीय आयोग, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब से बनाया गया, 1989 से बनाया गया। ऑब्वियसली याद है हमको, 16 अक्टूबर 1989 से ये निर्वाचन आयोग के 2 निर्वाचन आयुक्तों के इसमें 1 जनवरी 1990 तक रहे, फिर दोबारा से इनको 2 को और निर्वाचित कर दिया था। भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था, इसका तो लोहानी, NP लोहानी। इसको याद करने में कोई भलाई नहीं है, इतने याद तो खैर कोई, मैं तो नहीं करूँगी यार, कोई और करे तो ना करे, मैं नहीं देख रही इसको। अच्छा नेक्स्ट क्या है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, हाँ सुकुमार सेन थे। दूसरी ये रमा देवी थी, 1990 में रमा देवी थी, सुकुमार सेन पहले थे। 1950 से 58 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। 1950 से 58 तक कार्यकाल रहा। भारत के प्रथम एवं अब तक की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अच्छा अब तक की एकमात्र है, ठीक है। अब तक की एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी हैं। कार्यकाल 1990 से दिसंबर, अच्छा छोटा सा कार्यकाल रहा इनका, ठीक है। और अभी 25वें कौन है, राजीव कुमार। भारत की पहली ये रमा देवी हो गई। और नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी कब से मना रहे हैं, 2011 से स्टार्ट हुआ था, लिखे ठीक है, ये लिखा है। मतदाता दिवस 25 जनवरी, ये हो गया और बस हो गया, ठीक है। तो मतदाता जो ये हमारा निर्वाचन आयोग था और परिसीमन आयोग था, यहाँ पे संपूर्ण होता है, ठीक है। तो आपको कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।